मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान एवं उपयोग के बारे में पढ़ाऊंगी। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा में प्राथमिक चिकित्सा का क्या अर्थ है। प्राथमिक चिकित्सा सेवा जैसा नाम से ज्ञात होता है कि प्राथमिक रूप से की गई चिकित्सकीय सेवा, अर्थात किसी दुर्घटना के आकस्मिक रूप से घटित होने पर डॉक्टर की सहायता से पूर्व रोगी का जो प्रारंभिक उपचार या चिकित्सकीय सेवा की जाती है, जिससे रोगी के रोग की दशा न बिगड़ने पाए वरना उसमें उसे आराम मिले, उसे ही प्राथमिक चिकित्सा सेवा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में डॉक्टरी उपचार से पूर्व रोगी की हालत बिगड़ने से बचाने के लिए प्रारंभिक एवं तात्कालिक रूप में की गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। इंग्लैंड में प्रथम बार सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने सन 1879 में प्राथमिक चिकित्सा की शब्दावली को शासकीय रूप में अपनाया था। प्राथमिक चिकित्सा शब्द का अर्थ 1894 ईस्वी के पश्चात प्रारंभ हुआ। प्राथमिक चिकित्सा केवल डॉक्टर के आने से पूर्व की प्रारंभ और तात्कालिक चिकित्सा है। एच ओटो के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा में तात्कालिक चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा सेवा देने के अंतर्गत स्वयं सेवकों को घायल मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा देने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के पुरुष एवं महिला दोनों प्राप्त करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गंभीर स्थिति में मरीज को प्राथमिक चिकित्सा देकर उसकी यथासंभव सहायता कर उसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने के दायित्व का भी निर्वाह करते हैं। प्रायः सभी विद्यालयों में इस प्रकार के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था होती है, जो आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा सेवा की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए आज यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक रूप से प्राथमिक चिकित्सा संबंधी विषय वस्तु को संबंधित किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों के साथ विविध खेलों को खेलते समय किसी प्रकार की चोट अथवा किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना घटित हो जाती है तो वे उससे संबंधित पर्याप्त जानकारी रखने पर अपनी एवं दूसरों की प्राथमिक सहायता कर सकेंगे। डॉक्टरी उपचार से पूर्व छात्र का रोग अपना विकराल रूप धारण न कर ले और कभी कभी तो रोग की विषमता, निरंतर रक्तस्राव से उसकी जीवन लीला भी समाप्त की जाती है। अतः छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। मरीज का पर्यवेक्षण सावधानीपूर्वक करना चाहिए और फिर उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसे शीघ्रता से और सही तरीके से कार्य करना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि सर्वाधिक आवश्यक परिस्थितियां एवं कार्य कौन सा है। उसे शांत एवं ठंडे स्वभाव का होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसे कभी भी आवेश में नहीं आना चाहिए और उसे अपना सामान्य बुद्धि का उचित प्रयोग करने से पूर्ण रूप से सक्षम होना चाहिए, जिससे कि वह उपलब्ध साधनों को काम में ला सके। डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करते हुए उसे ठीक ढंग से प्राथमिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। अपनी सीमाओं में उसे सक्षम एवं प्रभावशाली होना चाहिए। उसे आवश्यकता से अधिक कार्य नहीं कराना चाहिए। अपने क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और उसे स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से सजग होना चाहिए, ताकि वह रोगी और पास खड़े दूसरे लोगों को भी स्पष्ट निर्देश दे सके। उसको धैर्यवान होना चाहिए, सहनशील एवं सतत प्रयत्नशील स्वभाव का होना चाहिए। प्रारंभ में कोई सुधार न दिखाई देने का पर भी वह अपना प्रयास जारी रखे। प्राथमिक चिकित्सा का विश्लेषण करें तो हमें इसी क्रिया से तत्परता कोई विशेषता होनी चाहिए। क्रिया में तत्परता
तत्कालीन निदान, साधन संपन्न, मधुर स्वभाव, सहनशील होना चाहिए, क्रिया में तत्परता एवं कुशलता होनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, निर्णयात्मक अनुशासन, संवेगात्मक स्थिरता और उत्तरदायित्व। प्राथमिक सहायता के सिद्धांत। प्राथमिक सहायता देने वाले को डॉक्टर के कार्य एवं उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चोट लगने का कारण हटाएं या फिर रोगी को हटाने कारण से हटाएं। रोगी को इस प्रकार लिटाएं या बैठाएं कि वह विश्राम की स्थिति में रहे। यदि रोगी को अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है तो अन्य चोट की ओर ध्यान न देकर रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और यदि घाव हो गया हो तो घाव पर साफ पट्टी बांध ली जानी चाहिए। रोगी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ वायु के आगमन की समुचित व्यवस्था हो। सांस लेने में परेशानी या रुकावट हो रही हो तो कृत्रिम श्वास लेना प्रारंभ करें। रोगी को कोट, कंबल या ऊनी चादरों से ढके रखें ताकि शरीर गर्म बना रहे और साथ ही गर्म पानी की बोतल का प्रयोग करें। यदि आवश्यक न हो तो उसे कपड़ों से ज़्यादा न ढके। यदि कोई हड्डी टूट गई हो तो रोगी को यथास्थिति में रहने दे। तब तक न हिलाए डुलाए जब तक कि हड्डी स्थिर न हो जाए, अन्यथा इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि रोगी द्वारा किसी भी प्रकार का विष लिया गया है तो उस विष को निकाल देना चाहिए या उसका समुचित निराकरण किया जाना चाहिए। रोगी को आश्रय स्थल तक जाने के लिए उचित परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए एवं आश्रय स्थल पर उचित सेवा का प्रबंध करना चाहिए। यदि रोगी कुछ खाने की स्थिति में हो तो उसे उत्तेजित पदार्थ, कॉफ़ी, तेज चाय, तेज पीने योग्य गर्म दूध का प्रबंध करें। और रोगी के आसपास अनावश्यक रूप से भीड़ को एकत्र न होने दें, क्योंकि इससे प्राथमिक उपचार में व्यवधान पैदा होता है और रोगी को इससे अधिक चिंता या उलझन उत्पन्न हो सकती है। यदि रोगी गंभीर रूप से घायल है तो बेहोशी की अवस्था में हो तो उसे दवा आदि न खिलाएं। यदि उसे आंतरिक चोट लगी है तो उसे शीघ्र ही एनेस्थीसिया दिया जाना चाहिए। गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में आए तो परिवर्तनों पर ध्यान देना जाना चाहिए और इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सांस लेने की दर एवं गहराई, रोगी के चेहरे का रंग, नाड़ी की गति की दर एवं प्रकृति और शरीर का तापमान, नाक, कान, मुंह में खून का बहना। जिस रोगी को गंभीर चोट लगी हो और उससे परिवार वालों को सांत्वना, दिलासा एवं आश्वासन देकर उसको चिंता समाप्त या कम हो सकती है। ये सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में उपचार है। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का संगठन एवं उपकरण। सामान्य दुर्घटनाओं में आहत छात्रों के उपचार के लिए विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 2 समय चक्र इसका ज्ञान प्रदान करने के लिए निश्चित किए जाने चाहिए और छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा हेतु निम्नलिखित सामग्री विभाग की ओर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कुछ तिकोने आकार की पट्टियाँ, कुछ विभिन्न चौड़ाई की पट्टियाँ, कपचियाँ, झोली बनाने का कपड़ा, स्वच्छ रुई ब्रश, कैंची, पिन, विभिन्न नाप के पेड़, सुई, चिमटिया, फीता, चम्मच, गिलास, टेंचर, बर्नर, दर्दनाशक गोलियां, वैसलीन, ये सभी चीज़ें हमें रखनी चाहिए। नमक, सीरी, ग्लूकोज, सोडियम, बाइकार्बोनेट, कार्बोलिक अम्ल, ये सभी चीज़ें हमको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर रखी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है सामान्य दुर्घटना एवं उसकी प्राथमिकताएं। कुछ सामान्य दुर्घटना ऐसी हो जो कि विद्यालय में भी घटित होती है। वे घटनाएं एवं उनकी प्राथमिक चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट है बेहोशी। जब मस्तिष्क में खून की कमी हो जाती है तब व्यक्ति बेहोश हो जाता है। वह अचेतना का सामान्य कारण है। बेहोशी 2 प्रकार की होती है, अपूर्ण बेहोशी और पूर्ण बेहोशी। अपूर्ण बेहोशी के दौरान रोगी को आँख का गोला छूने पर पलक झपकता है एवं उसकी आंखें पर टॉर्च लगाने पर आँख की पुतली सिकुड़ जाती है, परंतु पूर्ण बेहोशी की दशा में ऐसा नहीं होता है। चेहरा पीला पड़ जाना, माथे पर पसीना आना, नाड़ी की गति धीमी पड़ जाना और श्वास हल्की लेना। बेहोशी का उपचार हम कैसे करें? शुद्ध एवं स्वच्छ वायु प्रदान करना, मुख पर ठंडे पानी के छींटे मारना,
रोगी के हाथ पैर को गर्म रखना, मूर्छा आने के मूल कारणों का पता लगाना और रोगी को शीघ्र सुरक्षित स्थान पर ले जाना, होश आने पर थोड़ा पानी अथवा गर्म चाय देना और रोगी को पूर्ण आराम देने का प्रबंध कराना। रक्तस्राव का प्रमुख कारण रक्त नलिका का घायल हो जाना है। जो कोशिकीय रक्तस्राव यह सामान्य रक्तस्राव है जिसमें रक्तस्राव धीरे धीरे होता है। यह रक्त लाल रंग का होता है। फिर ये रक्तस्राव का उपचार कैसे करें? रक्तस्राव अनेक प्रकार का होता है। कोशिकीय रक्तस्राव के उपचार हमें इन चीज़ों से उपचार करना चाहिए। खून निकलने वाले अंग को ठंडे पानी में डुबो देना चाहिए। घाव के ऊपर ठंडे पानी में भिगोकर शीघ्र पट्टी बांध लेनी चाहिए। फिर है धमनी रक्तस्राव। धमनी का रक्त चमकीला लाल शुद्ध एवं उछलता हुआ बाहर निकलता है। इस रक्तस्राव की गति बहुत तेज होती है और रक्त के उछलने की दर दिल की धड़कन के बराबर होती है। रक्त घाव के दिल वाले भाग की ओर से निकलता है। यदि इस खून का बहना शीघ्र ही न रोका गया हो तो व्यक्ति की मृत्यु तक होने की संभावना भी रहती है। फिर उसका उपचार हम कैसे करें? घाव पर दबाव डाला जाए जिससे खून का बहना बंद हो जाए। यदि हल्का घाव है तो उस पर मजबूती के साथ कपड़ा रखने से खून के बहाव को रोका जा सकता है। यदि घाव गहरा है तो घाव के दिल की ओर अंगूठे या छड़ी के द्वारा दबाव डाला जाता है और घायल अंग को शेष शरीर से ऊपर उठा लिया जाए। इस प्रकार के रक्तस्राव में शीघ्र ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सीरा से रक्तस्राव। सीरा से बहने वाला रक्त अशुद्ध होता है, नीलापन लिए गहरे लाल रंग का होता है और यह तेजी के साथ एक बार बंदी धार के रूप में घाव से हृदय की ओर निकलता है। फिर सीरा से रक्तस्राव के उपचार घायल अंग को नीचे की ओर रखना लाभदायक होता है। घाव पर ठंडे पानी से कपड़ा भिगोकर रखना चाहिए और घाव के हृदय के ऊपर की वाले भाग में कसकर छड़ी बांध देनी चाहिए। फिर नाक से रक्तस्राव। जब सामान्य नाक में फोड़ा, फुंसी या जोर से छींकने अथवा नाक में चोट लगने के कारण नाक से रक्तस्राव हो जाता है तो उसका उपचार भी हमें निम्नलिखित तरीके से अपनाना चाहिए। गर्दन या वक्ष के कपड़े ढीले कर देना चाहिए। पैरों को गर्म पानी में डुबो कर रखना चाहिए। गर्दन के पीछे नाक की हड्डियां पर ठंडे पानी में कपड़ा भिगो कर रखना चाहिए। सांस मुंह में लेनी चाहिए। शुद्ध वायु दी जानी चाहिए। हाथों को सिर से ऊपर उठा दिया जाए। बर्फ के पानी से फिटकारी का घोल भी उपयोग में लाया जाए और घायल को नाक न छिपने दी जाए। घायल के सिर का कुछ भाग पीछे की ओर झुका दिया जाए। शरीर के भीतर रक्तस्राव कभी कभी चोट के कारण शरीर के भीतर या त्वचा के नीचे रक्त नलिकाएं फट जाती है एवं रक्त भीतर ही भीतर बहने लगता है। उसके लक्षण भी हैं। सांस लेने में कठिनाई आना, आलस्य निर्बलता का अनुभव करना, पसीना अधिक आना, होठों का रंग गहरा नीला लाल पड़ जाना, चेहरा निस्तेज हो जाता है, घायल को चक्कर आना एवं मूर्छित हो जाना। फिर है उपचार कैसे करें? घायल को हवादार स्तर में लिटाया जाए। रोगी के वस्त्र को ढीला करना, पैरों को थोड़ा रखना चाहिए। मूर्छा दूर करने के उपाय करना चाहिए और रोगी को चूसने के लिए बर्फ देनी चाहिए। ये सभी काम करने चाहिए। फिर है नेक्स्ट अस्थिभंग या हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर। कभी कभी हिंसा के कारण हड्डी का पूरी तरह या आंशिक रूप से टूटना ही अस्थिभंग या हड्डी का टूटना कहलाता है। अधिकांश इसके लिए हिंसा की पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। ये हिंसा 3 प्रकार की हो सकती है। प्रत्यक्ष हिंसा, इसके अंतर्गत मुक्के का प्रहार, गोली, पत्थर, संपूर्ण शरीर के एक भाग पर किसी वाहन के पहिए का गुजरना। प्रत्यक्ष हिंसा, इसके अंतर्गत मुक्के का प्रहार, गोली, पत्थर, संपूर्ण शरीर तथा शरीर के एक भाग पर किसी वाहन के पहिए का गुजरना। तोड़ मरोड़ के दबाव के कारण परोक्ष हिंसा, मांसपेशियों की कार्य की शक्ति या दबाव। जब मांसपेशियों के एक समूह का हिंसक संपर्क हो, भयंकर खांसी आना। अस्थिभंग के प्रकार, सरल अस्थिभंग, इसके अंतर्गत हड्डी का टूटना,
विषम अस्थिभंग जब हड्डी के टूटने के साथ साथ घाव होने के कारण त्वचा और ऊतकों को हानि या क्षति होती है। बहुखंड अस्थिभंग, इसमें हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटती है। कच्ची अस्थिभंग ऐसा प्रायः बालकों के साथ होता है। जब उनकी हड्डियों पर आघात पहुंचता है तो ये मुड़ जाती है और फट जाती है और इसके उपरांत हमेशा मुड़ी ही रहती है। फिर है पंचड़ी अस्थिभंग या घसना। इसमें टूटी हुई हड्डी का एक सिरा उसकी हड्डी में घुस जाता है या टिक जाता है। जटिल अस्थिभंग, कभी कभी हड्डी टूटने के साथ साथ किसी आंतरिक अंग या स्नायु या फिर महत्वपूर्ण रक्त धमनी को भी चोट लगती है। यह स्थिति सबसे खतरनाक एवं गंभीर स्थिति होती है। फिर है चिंता और लक्षण। अस्थिभंग के प्रमुख चिन्ह लक्षण: दर्द, हड्डी जिस जगह से टूटती है वह जगह कोमल हो जाती है। थोड़ा सा भी यदि दबाव पड़ता है तो दर्द का अनुभव होता है। कार्य का अभाव, क्षतिग्रस्त भाग को हिलाने डुलाने की क्षमता नहीं होती है। सृजन, सूजन, अस्थिभंग वाले स्थान और उसके आसपास सूजन आ जाती है। विकृति, इसके अंतर्गत अंग का मुड़ना, अंग की आकृति विकृति हो जाना आदि। अप्राकृतिक गति, इसे अप्राकृतिक दिशा में अंग को मोड़ा जाता है। कड़कड़ाहट, इसमें टूटे हुए भाग पर अंगुली रखने या रगड़ लग जाने पर कड़कड़ाहट की चेतनानुभूति होती है। अस्थिभंग का उपचार कैसे करें? बड़ी कोमलता, आराम से रोगी के टूटे हुए एक स्थान को हाथ लगाएं। जहाँ तक संभव हो क्षतिग्रस्त भाग को अनावश्यक हिलने डुलने से बचाया जाए। रोगी के टूटे हुए भाग को साथ कर तुरंत ही सहारा लेना चाहिए ताकि उस स्थान पर हिलना डुलना बंद हो जाए और ऐसी स्थिति में अधिक जटिल न हो सके। इस प्रकार असुरक्षा, चोट, क्षति एवं रक्तस्राव से उसे बचाया जा सकता है। टूटी हुई टांग के सिरे, रक्त धमनियाँ, स्नायुओं, मांसपेशियों की अधिक हानि से रोका जा सकता है। टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए पट्टियों या खच्चों का प्रयोग करना चाहिए। यदि हड्डी के टूटे सिरे बाहर निकल जाए तो ऐसा भी एंटीसेप्टिक का प्रयोग न करें और न ही घाव के धोना चाहिए। सूखी एवं कीटाणु-रोधक पट्टियों से घाव को ढक देना चाहिए। यदि किसी की खोपड़ी सर पर चोट लगी हो तो कान या नाक पर साफ वक्ता कीटाणु रहित पट्टियाँ लगा देनी चाहिए ताकि खून का बहना रुक जाए। यदि किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो तो ऐसी रोगी को तिनका भी तनिक भी न हिलने दे और उसके कंधे बिल्कुल सीधे रखे। उल्हों को और घुटनों के बीच में पेट रख कर बांध दे। बाहों की एक दूसरे के समीप करें। यदि चोट जबड़े में है तो इस अवस्था में नकली दांत हटा दे और मुलायम पेड़ की सहायता से जबड़े को हाथों या पट्टियों से सहारा दे। चोट लगने पर उसका उपचार करें। अस्थिभंग के रोगी को तत्काल अस्पताल पहुंचाएं। आघात, ये रक्त परिसंचरण की गिरावट की स्थिति है। यह मस्तिष्क के केंद्रों की आकस्मिक उत्तेजना के कारण हो सकता है और दूसरे शब्दों में इसे सदमा भी कहा जा सकता है। आघात 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आघात और माध्यमिक आघात। प्राथमिक आघात, यह रोग प्रायः स्नायु रोगियों से होता है। कोई दुखद समाचार सुनने के कारण भय या पीड़ा, संवेगात्मक असंतुलन के कारण यह आघात होता है। स्नायुजनित आघात, आमाशय, गुदा, उदर, इन सभी जलने, पेट के ऑपरेशन के बाद यह रोग उत्पन्न होता है। फिर है माध्यमिक आघात, चोट लगने के 2 घंटे के अंदर ही यह रोग उत्पन्न होता है और शरीर के द्रव्य और रक्त की कमी के बाद प्रभावित चोटग्रस्त तंतु में प्रतिपिंड के अवशोषण आदि के बाद यह प्रकट होता है। लक्षण, इस रोग में रोगी मूर्छित हो जाता है, तंद्रावस्था को अनुभव करता है, नजर के धुंधलेपन की शिकायत करता है, चिंता एवं परेशानी की अभिव्यक्ति होती है, उल्टी आने लगती है, रोगी को ठंड लगने लगती है, नाड़ी का स्पंदन तीव्र और कमजोर हो जाता है, रोगी को प्यास अधिक लगती है। इस रोग में आओ तब रोगी को पानी अवश्य साथ में लाना चाहिए। आघात रोगी का उपचार कैसे? आघात रोगी सबसे उत्तम उपचार है सांत्वना प्रदान करना। संकट के समय से गुजर रहे व्यक्ति को आश्वासन सांत्वना देना ही अनुपम उपचार है। प्रसन्न मन एवं श्रेष्ठ प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा
सहायक है। रोगी को आराम से पीठ के बल बिठाए, सिर पर छाती या उदर की चोटी की स्थिति में सिर को थोड़ा नीचे करें और उसे एक और मोड़ दें। तंग एवं चुस्त वस्तु को ढीला करें, परंतु वस्त्रों को उतारना नहीं चाहिए। रोगी को कंबल से ढके रहना चाहिए, रोगी को अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। ये सभी काम करने चाहिए। अब है अचेतना या चैतन्यहीनता। मृगी स्थायी संस्थान के सामान्य कार्य में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के फलस्वरूप चैतन्यता आदि को भी अचेतनता या चैतन्यहीनता कहा जाता है। अचेतनता या चैतन्यहीनता के कारण मृगी, हिस्ट्रिया, आघात, रक्तस्राव, लू लगना, तेज मियादी ज्वर, सिर की चोटी, मादक द्रव्यों की आदत, विषयवान, हृदय की गति रुकना या दिल का दौरा पड़ना, ये सभी। फिर है उसका उपचार। अच्छी नर्स, अच्छी देखभाल की आवश्यकता है। रोगी के पास हवा आने दे, रोगी के बिस्तर का पायदान थोड़ा उठा दे, रोगी को एक ओर से मुंह करके लेटने की प्रेरित करें और उसकी मुंह साफ करें और निकल दाग निकाल दे। गर्दन, छाती, बाहों के कपड़े ढीले कर दे और शरीर को अत्यधिक गर्म रखने के लिए रोगी को कंबलों से ढक देना चाहिए। फिर है डूबना। पानी में तैरते समय पानी में डूबे जाने से बालक की सांस क्रिया रुक जाती है, जिससे वह अचेत हो जाता है। डूबने के महत्वपूर्ण उपचार। डूबे हुए व्यक्ति के कपड़ों को सावधानीपूर्वक उतारा जाए। डूबे हुए व्यक्ति का मुंह नीचे करके पैरों को ऊपर उठा लेना चाहिए, जिससे उसके पेट का पानी बाहर निकल जाएगा और श्वास क्रिया में प्रारंभ हो जाएगी। फिर है यदि रोगी को मुंह बंद कर ले है तो उसके दांतों की लकड़ी से खोल देना चाहिए, अंगुली से मुंह नहीं खोलना चाहिए। फेफड़ों में भरे हुए पानी को निकालने के लिए उसे पेट के बल भूमि पर लिटा देना चाहिए, जिससे कमर पर दोनों हाथ रखकर दबाना चाहिए। डूबे हुए व्यक्ति के शरीर को कपड़े से अच्छी तरह से साफ पोंछकर उसे गर्म कपड़े में ढक देना चाहिए। व्यक्ति को गर्मी प्रदान करने के लिए थैलियों का उपयोग करना चाहिए। श्वास अवरुद्ध होने पर कृत्रिम श्वास लेनी चाहिए और चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। मोच है स्प्रेन। हड्डी के जोड़ों पर अचानक झटका लगने या जोर पकड़ने या फिसल जाने से सोज आती है। इससे व्यक्ति बंधनों से तनाव उत्पन्न हो जाता है। जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों के स्थान पर त्वचा का रंग बदल जाना, जोड़ों में कार्य करने की शक्ति नहीं देती है, जोड़ों में मिलने जुलने की शक्ति नहीं देती है। फिर उसके उपचार भी होता है। इसको मालिश करना चाहिए, पूर्ण आराम देना चाहिए और पट्टियों से कसकर बांध देना चाहिए। ये सभी उसके उपचार। स्पर्शदंश या साफ कटना। अधिकतर सर्प जहरीले नहीं होते हैं या फिर भी सदमे के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सर्प जहाँ पर काटता है उस स्थान से खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद रोगी को लहरें आने लगती है, साथ ही वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है और सर्प का विष रक्त में घुलकर जमने लगता है और परिणाम से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उपचार। सर्पदंश का उपचार निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। व्यक्ति के शरीर के उस भाग के ऊपर कसकर बांध लेना चाहिए जहाँ पर सर्प ने काटा है या उससे विष संपूर्ण शरीर में नहीं फैल सके। तेज चाकू ब्लेड से उस स्थान को खुरच देना चाहिए जिस प्रकार सांप के का दांत लगे हैं। खुरचे हुए स्थान पर दवा लगा देना चाहिए, जिससे जहाँ पर सर्प ने काटा है उससे विष संपूर्ण शरीर में नहीं फैल सके। तेज चाकू या ब्लेड को उस स्थान को खुरच देना चाहिए जिस स्थान पर सांप का दांत लगता हो और खुरचे हुए स्थान पर लाल दवा लगा देनी चाहिए और फिर उस स्थान पर कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करना चाहिए। जलना या सुलगना। जलने पर त्वचा लाल पड़ जाती है। जलने वाले स्थान पर फोड़े पड़ जाते हैं। जलने वाले स्थान पर पीड़ा या जलन होती है।
जलने पर कपड़े त्वचा में चिपक जाते हैं, वस्तु नष्ट हो जाती है और अधिक जलने पर चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर है जलने के उपचार। जले हुए अंग से सावधानीपूर्वक कपड़े हटा देना चाहिए, घाव पर मरहम लगा देना चाहिए, फफोलों को फोड़ना नहीं चाहिए और घाव को साफ रुई से ढककर हल्की सी पट्टी बांध देनी चाहिए। फिर है रोगी को गर्म दूध देना चाहिए, चाय कॉफ़ी दे सकते हैं। लू लगना, गर्मी के दिनों में छात्रों को लू लग जाती है, तो लू के लगने से रोगी को अत्यधिक बेचैनी अनुभव होती है, चक्कर आते हैं और एवं जी मचलता है। इसके शीर्ष में अत्यधिक पीड़ा होती है, शरीर का ताप बढ़ जाता है और रोगी को अत्यधिक प्यास लगती है एवं उसका चेहरा लाल हो जाता है। लू लगने के उपचार। रोगी को ठंडे या छायादार स्थान पर रखना चाहिए, उसके वस्त्र ढीले कर देना चाहिए, सिर और गर्दन पर साफ बर्फ रखनी चाहिए, पीने के लिए ठंडा पानी पीना चाहिए और रोगी के शीघ्र ठीक होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर है पागल कुत्ते का काटना। पागल कुत्ते का काटना में कभी कभी कुत्ते पागल हो जाते हैं, जिससे शरीर में विष उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसी दशा में कुत्ते द्वारा किसी को काट लेना अथवा उसकी तार लग जाना भी घातक सिद्ध होता है। पागल कुत्ता हमेशा मुंह खोले रहता है, उसकी जीभ के बाहर लटकी रहती है और तथा वह हाँफता रहता है। फिर है वह इधर उधर पागलों की तरह से दौड़ता रहता है, उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलता है और कुत्ते की साधारण आदतों एवं उसकी शक्ल सूरत में परिवर्तन दिखाई देता है। कुत्ता 5 एवं 10 दिन के अंदर मर जाता है। फिर है हिस्टीरिया। या तो मानसिक अव्यवस्था हिस्टीरिया के दौरे का कारण है कि यह रोग बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक पाया जाता है। यह रोग अधिकांशतः यौवन अवस्था में बालिकाओं को होता है, जिनको उत्तेजना असंतुलित होती है। दौरे के समय रोगों के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होती है। फिर हिस्टीरिया के लक्षण। रोगी अनाप शनाप बोलता है, चेतना एकदम मंद नहीं होती है, रोगी की नब्ज ठीक रहती है और दौर के प्रारंभ में रोगी चीखता है, हंसता है अथवा कोई उत्तेजनापूर्वक कार्य करता है। बाद में रोगी करहा कर गिर जाता है एवं बेहोश हो जाता है। मिर्गी। यह रोग किसी भी आयु वाले व्यक्ति को हो सकती है। सूक्ष्म मिर्गी में यह रोग प्राय बालिकाओं में होता है। यह रोग गंभीर या भयंकर नहीं है। इसमें दौरा या आक्रमण के केवल कुछ सेकंड का होता है। खेलते समय या चलते समय बालक को दौरा पड़ता है। इसके अतिरिक्त रोगी को अस्थायी तौर पर शारीरिक क्रियाओं की हानि होती है। जैक्सोनियन मिर्गी। यह रोग शरीर के एक भाग या संपूर्ण शरीर में अनैच्छिक ऐंठन या सारे ऐंठन के साथ साथ बेहोशी या बिना बेहोशी के ऐंठन होती है। प्रधान मिर्गी। घायल को पहले यह अनुभव हो सकता है कि उसे फिर से दौरा पड़ने जा रहा है, तो उसे प्रोड्रोमल फेज या चेतावनी कहा जा सकता है। उसके सिर में पीड़ा, चिड़चिड़ापन, व्यग्रता, चुस्ती की संभावनाएं होती है। घायल एकाएक बेहोश हो जाता है, वह नीचे गिर जाता है और कभी कभी चिल्लाता भी है। वह एक एक अकड़ जाता है, मुट्ठियाँ पकड़ जाती है और जकड़ जाती है और चेहरा लाल या नीला पड़ जाता है। शरीर ऐंठने लगता है। घायल बिना किसी ठोस वस्तु के एकाएक चोट खा सकता है। मुंह से झाग निकलने लगता है और रोगी अपनी जीभ को भी काट सकता है। झाग में खून की बूंदें भी हो सकती है। कुछ समय के लिए ऐंठन बंद हो जाती है तो उसकी आंखें चकाचौंध और व्याकुल हो जाती है, तो आँख की पुतलियाँ छोटी पड़ जाती है। मूर्छा की स्थिति 1 या 2 मिनट तक रहती है। प्रायः मूर्छा के बाद सिर दर्द, मितली, वमन एवं नींद आती है और इसका उपचार भी हमें अच्छी नर्स अच्छी तरह से देखभाल की आवश्यकता है। हवा को आने दे, रोगी का फायदा उठा दे, रोगी को अतिशीघ्र अस्पताल पहुँचाए, शरीर को कम रखने के लिए पर्याप्त कंबलों से ढके। ये सभी उसके उपचार हैं। फिर है घाव पड़ना। घाव 4 प्रकार के होते हैं। आंतरिक घाव या कुचले घाव, कटे घाव, चिथड़े घाव और छिद्र युक्त घाव।
रास्ते में गिरने बिना धार वाले हथियार या औजार, पत्थर, बूटों से या अन्य अनेक कारणों से हुए इस प्रकार के घावों को कुचले घाव कहते हैं। इसमें त्वचा की निरंतरता अप्रभावित रहती है, अंदर के ऊतक पर चोट लगती है और पीड़ादायक सूजन होती है। इसके लिए उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। कटे घाव की गहरा घाव भी कहा जाता है। ये टूटे कांच के लगने, ब्लेड लगने, किसी तेज चाकू के कारण होती है। ऐसी घावों में रक्तधारा बहने लगती है और इस प्रकार के मामलों में जोर से पट्टी बांध दी जाती है। चिथड़े घाव, छिद्रयुक्त घाव, ये सभी दुर्घटना हैं। इस प्रकार यह चैप्टर शुरू हुआ। थैंक यू।